हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर शर्मीन है। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूंगी उसका हमारी ज़िंदगी से बहुत गहरा ताल्लुक हो गया है। इनफैक्ट ये एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे बच्चों में भी देखा जा रहा है, यंगर एडल्ट्स में देख रहे हैं, हम ओल्ड एज पॉपुलेशन में भी देख रहे हैं और मिडिल जो एज इन ग्रुप्स हैं उनमें तो है ही। मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ उसका नाम है स्ट्रेस। स्ट्रेस हमारी लाइफ में एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, एक ऐसी चीज जिसको हम अवॉइड नहीं कर पा रहे और स्ट्रेस का होना एक तरह से मस्ट हो गया है, कंपलसरी हो गया है। जब तक स्ट्रेस नहीं होता है हम परफॉर्म भी नहीं करते हैं। तो दो किस्म के स्ट्रेसेस होते हैं, एक होता है एक्यूट स्ट्रेस और एक होता है क्रॉनिक स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस जो है वो एक बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ स्ट्रेस है इन द सेंस कि वो हमें मोटिवेट करता है, इंस्पायर करता है ताकि हम लाइफ में परफॉर्म करें, आगे बढ़ें और ग्रोथ हो हमारी। तो इसके लिए एक्यूट स्ट्रेस इम्पॉर्टेंट है। यही स्ट्रेस जब क्रॉनिक हो जाता है, यानी कि अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे फिजियोलॉजी हो रही है जिसमें कि ये चीज़ क्रॉनिसिटी में एंटर कर जाए, मतलब ये कि स्ट्रेस जो है वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाए या प्रोलॉन्ग्ड हो जाए, तब हमारी बॉडी में एक इंटरनल शिफ्ट होता है और वो शिफ्ट हमारे ऑर्गन्स को और फिजियोलॉजी को डैमेज करता है। यही स्ट्रेस जो इनिशियली फिजियोलॉजी थी वो अब पैथोलॉजी में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब ये कि एक्यूट स्ट्रेस जो है वो एक नॉर्मल बॉडी फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म है, बॉडी की एक नीड है एक कि स्ट्रेस को डेवलप करे और ये हमारे लिए बेनिफिशियल भी होता है। क्रॉनिक स्ट्रेस ऑन द अदर हैंड हमारी बॉडी में डैमेजेस क्रिएट करता है टू द पॉइंट कि हम जो है वो कैंसर से भी प्रोन हो जाते हैं। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं जिसमें ये देखा जा रहा है कि कैंसर की रिस्क क्रॉनिक स्ट्रेस से बढ़ जाती है। क्रॉनिक स्ट्रेस का रोल देखा जा रहा है, यानी कि ट्यूमर डेवलपमेंट, फिर प्रोग्रेशन, प्रमोशन, मेटास्टेसिस, तो सब चीजों में स्ट्रेस का इन्वॉल्वमेंट है। अभी स्ट्रेस ऑपरेट कैसे करता है, इसी को समझने के लिए हमने 21 डे चैलेंज बनाया है और इस 21 डे चैलेंज में सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि स्ट्रेस एक्चुअली होता क्या है, क्योंकि बहुत से लोगों को यही नहीं पता कि स्ट्रेस होता क्या है, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जब तक हम अपना एनिमी को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो हम उसके ऊपर काम कैसे करेंगे, अपनी बायोलॉजी कैसे चेंज करेंगे और कैसे हम बीमारियों से बचेंगे। स्ट्रेस के बारे में ये कहा जाता है कि स्ट्रेस हमारे माइंड में या हेड में नहीं होता, स्ट्रेस हमारी सेल्स में होता है, स्ट्रेस हमारी बॉडी के सेल्स में होता है, यानी कि स्ट्रेस हमारी फिजियोलॉजी चेंज करता है, धीरे धीरे करके उसको ऑल्टर करता है। तो ऐसे केमिकल प्रोसेसेस होते हैं मीडिएटेड थ्रू डिफरेंट नर्वस सिस्टम्स, वो मैं आगे बताऊंगी, जिससे कि सेल्स जो है हमारी बॉडी में सीमित होता है एक तरह से, जैसे आप कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन द सेल्स ऑफ अवर बॉडी। तो मैं आपके लिए एक 21 डे स्ट्रेस रिडक्शन चैलेंज लेकर आई हूँ। इस चैलेंज में हम सीखेंगे कि कैसे स्ट्रेस जो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ हमारी लाइफ है उसको हम कैसे अवॉइड करें और उसको कैसे मैनेज करें। तो अवॉइडेंस तो हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन हम मैनेज जरूर कर सकते हैं। कौन से ऐसे स्ट्रेस रिडक्शन टूल्स हैं जो हमको लाइफस्टाइल डिजीजेस से बचा सके। यही नहीं, जो स्ट्रेस अनरिजॉल्व होता है उसको कैसे मैनेज करें, क्योंकि स्ट्रेस डे टू डे स्ट्रेस तो हम फिर भी मैनेज कर लेते हैं, लेकिन बहुत बार एक अनरिजॉल्व स्ट्रेस हमारी बॉडी में रह जाता है, जिस स्ट्रेस पे हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और जो हमारी लाइफ का एक बड़ा हिस्सा बन जाता है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट बनाया है मैंने जो कि साइंटिफिकली स्ट्रक्चर्ड है, इमोशनली इंगेजिंग है और बिहेवियरली प्रोग्रेसिव है, विच मीन्स कि आप जिस वक्त इस चैलेंज को समझेंगे आप देन एंड देयर इस पर जंप स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज सो इजी टू फॉलो। यही नहीं, लेकिन इसमें जो है वो पार्टिसिपेंट्स को खाली रिलैक्सेशन मेथड्स नहीं बताऊंगी मैं, बल्कि अपने नर्वस सिस्टम को कैसे हम रीट्रेन करें ताकि हमारी जो डिजीज प्रमोटिंग बायोलॉजी है वो कम हो जाए। अच्छा, डिजीज प्रमोटिंग बायोलॉजी क्या होती है? जैसे इन्फ्लेमेशन, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इम्यून सप्रेशन, टेलोमेयर शॉर्टनिंग, सर्केडियन रिदम डिसरप्शन या फिर इम्यून सिस्टम का डिसफंक्शन, ये सब आपका बायोलॉजी जो है वो डिस्टर्ब करता है। तो एक हमने क्लिनिकली ग्राउंडेड, तो जो भी हम चैलेंज में आज डिस्कस करेंगे वो सब कुछ क्लिनिकली स्टडीड होगा। इसके अलावा ये एक बहुत कोचिंग फ्रेंडली एक टेम्पलेट बनाया है जो कि बहुत ईजी है समझना और जंप स्टार्ट करना, जिससे कि आपका स्ट्रेस लो हो जाएगा और बॉडी आपकी हीलिंग में एंटर कर जाएगी। तो मैं आप सबको इन्वाइट करती हूँ कि इस चैलेंज में आप आए और मेरे साथ जुड़ें और अपने स्ट्रेस को बहुत कम लेवल्स पर लेकर आ जाएं और अपनी बॉडी में जो हीलिंग है उसको आगे बढ़ाएं। कैंसर पेशेंट्स की अगर मैं बात करूं तो स्ट्रेस उनकी लाइफ का एक बहुत मेजर हिस्सा है। कैसे? क्योंकि एक तो डायग्नोसिस ही बहुत
मेजर स्ट्रेस क्रिएट करती है। फिर जो ट्रीटमेंट के प्रोसीजर्स हैं और जो प्रोसेसेस हैं वो भी स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। आप ट्रीटमेंट कराएं तो आपको स्ट्रेस, आप ट्रीटमेंट नहीं कराएं तो भी आपको स्ट्रेस। तो आइदर वे आपको जो है वो स्ट्रेस्ड एनवायरनमेंट में रहते हैं। कैंसर पेशेंट्स के लिए स्पेशली ये जो चैलेंज है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा इन द सेंस कि वो हीलिंग की तरफ आ सकते हैं। देखिए, स्ट्रेस तो मैं बाद में समझाऊंगी क्या होता है, लेकिन जिन्होंने कोई ना कोई मेजर कैटास्ट्रफी एक्सपीरियंस करी है, कोई लाइफ का डिजास्टर एक्सपीरियंस करा है, कोई उनके साथ कोई ट्रोमैटिक इवेंट हुआ है, या फिर वो रोजमर्रा की जिंदगी में अब्यूज, वायलेंस, टॉर्चर, इस तरह की चीजें फेस करते हैं, उनमें देखा गया है कि जो कैंसर का जो रिस्क है वो ज्यादा होता है। यही नहीं, ऐसे पेशेंट्स होते हैं जो कि जिनमें मेटास्टेसिस ज्यादा होता है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ पुअर होती है और उनमें मोर्टेलिटी भी ज्यादा देखी गई है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वो बेसिकली एक डिसफंक्शन की स्टेट में है। हार्मोन्स उनके बढ़े रहते हैं, कांस्टेंट एक फाइट और फ्लाइट में स्टेट में रहते हैं, बायोलॉजिकली वो डिस्टर्ब्ड हैं और उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और ना ही उस चीज को रिजॉल्व करना आ रहा है। कैंसर पेशेंट्स के लिए और बाकी के डिजीजेस के पेशेंट्स के लिए आज का जो वीडियो है ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। This 21-day challenge is divided into 3 modules. So first, second and third, और हर मॉड्यूल 7 days का है। तो आइए समझते हैं कि स्ट्रेस होता क्या है। स्ट्रेस कोई इमोशन नहीं है, कोई वीकनेस नहीं है और आपका कोई माइंडसेट नहीं है। ये 6 फैक्टर्स मोटे मोटे रफली आपकी स्ट्रेस की बायोलॉजी जो है वो ऑल्टर करते हैं। उसमें सबसे पहले है कॉर्टिसोल, फिर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवरड्राइव जो कि एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन से रिलीज होते हैं, फिर इंसुलिन स्पाइक्स, इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, डिसरप्टेड स्लीप एंड मेलाटोनिन एंड सप्रेस्ड इम्यून सर्विलेंस। मॉड्यूल 1 में हम डिस्कस करेंगे कैसे स्ट्रेस इज नॉट इन योर हेड, इट इज इन योर सेल्स। तो हम आपको समझाएंगे कि कैसे आपकी बॉडी सिक रहती है, इन्फ्लेम्ड रहती है, क्यों आपको एंग्शियसनेस होती है, क्यों आपकी बॉडी में एग्जॉशन की फीलिंग होती है और क्यों आप जो है वो ओवरवेट हो रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे जो ओबेसिटी के केसेस होते हैं, रादर मेजॉरिटी ऑफ द ओबेसिटी केसेस हैव समवेयर एन अंडरलाइंग फिनोमेना ऑफ क्रॉनिक स्ट्रेस। और ओबेसिटी हमें मालूम है कि कैंसर की रिस्क बढ़ाती है। तो जब हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं तो हम नेचुरली अपनी कैंसर के रिस्क को भी कम करते हैं। मॉड्यूल 2 में हम देखेंगे हाउ टू टर्न ऑफ योर स्ट्रेस केमिस्ट्री। जो स्ट्रेस केमिस्ट्री हमारी बॉडी में बन गई है, जिसमें हमारी बॉडी में बार बार कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है, बार बार सिंपैथेटिक नर्वस ओवरड्राइव है, या फिर हम स्लीप नहीं कर पा रहे हैं, हम एंग्शियस रहते हैं, एग्जॉस्शन के फेज में रहते हैं, बॉडी में हमारी इन्फ्लेमेशन है, कैसे हम इस केमिस्ट्री को स्टॉप करें, हाउ कैन वी स्विच इट ऑफ। और थर्ड मॉड्यूल जो है वो डील करेगा हाउ टू बिल्ड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कैसे स्ट्रेस को मैनेज करें। जैसे मैंने आपको बताया, स्ट्रेस इज समथिंग वी कैन नॉट अवॉइड, तो हमको स्ट्रेस को मैनेज करना तो आना चाहिए। तो स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, अब मैं यहाँ पर आपको एक किस्सा बताती हूँ। बहुत साल पहले, रफली 15 years बैक, मेरे साथ एक ट्रोमैटिक स्ट्रेसफुल इवेंट हुआ टू द पॉइंट कि इट वॉज डेवस्टेटिंग एंड सो डेवस्टेटिंग कि मैं जो हूँ इमीडिएटली मुझे इतना सिवियर स्ट्रेस में एंटर किया कि इमीडिएटली मुझे एक नर्वस ब्रेकडाउन की स्टेट में मैंने एंटर किया, जहाँ पर मैं अपने थॉट्स को प्रोसेस नहीं कर पा रही थी। मैं कॉन्स्टेंटली ओवरथिंक कर रही थी, कभी मुझे रोना आता था, कभी मुझे एंग्जाइटी होती थी, मैं इतनी फियर्स में रह रही थी। और ये पूरा जो सिलसिला है रफली 3 months तक लास्ट किया और धीरे धीरे करके मैंने इसमें साइकेट्रिक हेल्प भी लेनी चाहिए, लेकिन उन्होंने फिर मुझे ख्याल आया कि ये मुझे मेडिकेशन देंगे और मेडिकेशन इज़ नॉट द आंसर, तो मुझे इस चीज़ को खुद से मैनेज करना है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो मैं अपनी कंडीशन को इजीली समझ भी पाई और मैंने उसको देखा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो जब मैंने उसको आइडेंटिफाई करना शुरू किया तो मुझे समझ आया कि आई एम गोइंग थ्रू सम एक्यूट स्ट्रेस, जिसका इलाज शुरुआती स्टेज पर मेरे पास खुद ही है। अगर मुझसे मैनेज नहीं होगा तब मैं जाके साइकेट्रिक हेल्प लूँगी। तो मैंने जो है उस फेज़ में मेरे साथ मेरी बॉडी ने सडनली एक रिएक्शन दिया
और वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मुझे हॉस्पिटल में लैंड अप करना पड़ा। मेरी बॉडी में वुंड्स हो गए, कुछ पस पॉइंट्स हो गए, कुछ ऐसे वुंड्स जो कि हील नहीं कर रहे थे, और जो सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको ऑपरेट करना है। तो इस तरह से मेरी सर्जरी हुई, और मैं अब जो हूँ, फिर उसके बाद उसी सर्जरी से निकल के आके मेरी हीमोग्लोबिन 7 हो गई, और उन्होंने मुझसे कहा आपको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन करेंगे। क्योंकि मैं मेडिसिन की बैकग्राउंड की हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं इस चीज़ को खुद से मैनेज कर सकती हूँ, और मैं अपने खुद के सेल्फ हीलिंग जर्नी पे मैंने स्टार्ट किया, एंड इट वाज नॉट इजी। इनिशियली मुझे फिर उसी फेज़ में 3 मंथ्स के फेज़ में मुझे टाइफॉइड हुआ, मुझे मलेरिया भी हुआ, और फिर मुझे रफली 3 to 6 मंथ्स लगे उस कैटास्ट्रफी से बाहर आने में। इतनी, क्योंकि अब मेरी बॉडी में इतने सारे एंटीबायोटिक्स थे, इतनी ज़्यादा क्या कहते हैं, दवाओं का असर था, इतनी भारी भारी दवाएं दी गई थी। कुछ हद तक मेरी विल टू सर्वाइव भी कम हो गई थी। मुझे ऐसा लगता था कि आई वुड जस्ट वांट टू गिव इन टू दिस सिचुएशन एंड आई डोंट वांट टू हील माई सेल्फ। What brought me back from this catastrophe was actually my 6-year-old daughter, जो छोटी बच्ची थी, वो मुझे इस परेशानी से लेकर आई वापस। जब मैंने उसको देखा कि वो छोटी बच्ची मेरे ऊपर डिपेंड करती है, कि वो खाना भी नहीं खाती मेरे बिना, सोती भी नहीं है, और वो मुझे बहुत ज़्यादा उसके ऊपर मेरे ऊपर डिपेंडेंस है उसकी, तब मैंने अपने आप को समझाया कि कैसे मुझे इस स्ट्रेस से बाहर आना है। और क्योंकि मेरे पास अब एक गोल आ गया सामने कि मुझे अपनी बच्ची के साथ रहना है, उसको देखभाल करनी है, उसको बड़ा करना है, तो ये गोल में मुझे जो है उस कैटास्ट्रफी से बाहर निकाल के लाने में हेल्प करा। तो इस गोल ने मुझे उस कैटास्ट्रफी, उस ट्रॉमेटिक प्रोसेस से लाने में बाहर हेल्प किया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो लोग बहुत एक्यूट स्ट्रेस में चले जाते हैं, उनकी बॉडी एडवर्सली रिएक्ट करती है। तो मेरे साथ जो हुआ वो ये कि मुझे कुछ ऐसे सिम्टम्स होने लगे जो डॉक्टर्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और कुछ ऐसे सिम्टम्स जिसमें ब्लड लॉस हो रहा था, जिसमें कि मेरा जीआई अपसेट हो रहा था। 2 इयर्स लगे उनको डायग्नोसिस तक आने में, मेरे डॉक्टर्स को। जब मैं उनके पास जाती थी कि मेरे ये सिम्टम्स हैं, क्योंकि सिम्टम्स शुरू में इल डिफाइंड होते हैं, और इल डिफाइंड का मतलब ये कि अभी वो पूरी तरह फॉर्म नहीं हुए हैं, तो आप उसको कोई बीमारी का शेप नहीं दे सकते। आप ये नहीं कह सकते कि आपको ये बीमारी है। ऐसे ही मेरे साथ हुआ, क्योंकि मेरी बीमारी इल डिफाइंड थी, तो मैं कभी कोई ट्रीटमेंट लेती थी, कभी कोई ट्रीटमेंट, मुझे एग्जैक्टली क्लियर नहीं हो रहा था कि मुझे हो क्या रहा है। लेकिन एक्चुअली क्योंकि मेरा स्ट्रेस भी प्रोलॉन्ग था नेचर का, और वो जा नहीं रहा था मेरी लाइफ से, और वो मेरी लाइफ का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया था, तो समवेयर मुझे ये समझ आ गया कि स्ट्रेस तो है, लेकिन आई विल मैनेज इट समहाउ। और मेरा ध्यान उस लेवल पर नहीं जा रहा था कि नहीं, जहाँ पर मुझे अपनी ब्रेन की केमिस्ट्री भी चेंज करनी है, मुझे हीलिंग में भी आना है। 2 इयर्स लगे मुझे डायग्नोसिस होने में, एंड फाइनली मुझे एक ऑटोइम्यून कंडीशन डायग्नोस हुई जिसका नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। ये एग्जैक्टली 15 इयर्स पहले हुआ, और 15 इयर्स पहले तो मुझे सिम्टम्स हुए, रफली 13 इयर्स पहले मुझे इसकी डायग्नोसिस हुई, और 2 इयर्स लग गए इसको डायग्नोस करते में। जब मेरे डायग्नोसिस हुई, फिर मेरे सीरीज ऑफ टेस्ट हुए, और टेस्ट तो पहले भी हुए थे, लेकिन अब और फर्दर टेस्ट हुए। एनीवेज दे केम टू अ कंक्लूजन, दे रोट फॉर मी अ प्रिस्क्रिप्शन, और प्रिस्क्रिप्शन मैं घर पे लेकर आ गई, और मैंने दवाएं शुरू कर दी। एंड कैन यू बिलीव इट, क्योंकि मेरा स्ट्रेस ऑन गोइंग था, एंड आई एम नॉट नोइंग एग्जैक्टली नाउ बिकॉज आई हैव एडजस्टेड टू दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन। क्योंकि मैं एडजस्ट कर गई हूँ उस कंडीशन से, तो अब मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं चल रहा कि ये मेरे साथ ये हो रहा है। तो अब क्या है कि अब मैं सबसे पहले स्टेरॉइड्स पे स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी। अब जब भी मुझे कोई स्ट्रेसफुल इवेंट होता, तो एक बार मुझे आँख में मेरी बहुत सिवियर स्वेलिंग हो गई, और इतनी कि टू द पॉइंट कि मुझे ऐसा लगा कि आई कैन नॉट सी एनीथिंग, और वो आई इतनी रेड, इतनी सॉलिड आई हो गई, और उसमें इतना टेंशन बढ़ गया। मैंने डॉक्टर के पास जाके दिखाया, उन्होंने कहा आपको यूवीआइटिस है, ये तो आपको एक्यूट यूवीआइटिस है, बहुत सिवियर है, और मोस्ट लाइकली आपके ऑटोइम्यून कंडीशन से आ रहा है ये, और आपको ये स्ट्रेस मीडिएटेड भी हो सकता है। उस वक्त मुझे थोड़ा सा एक घंटी बजी कि क्या ये मुझे स्ट्रेस से हो रहा है। मैंने अपने तरीके से जैसे भी समझा, मैंने अपना जो है वो ध्यान घर आके अपना, एक तो उसका तो ट्रीटमेंट किया, लेकिन फिर मैंने अपने आप को बच्चों में इन्वॉल्व किया, अपने अपने घर के कामों में किया, थोड़ा काम को कम लोड लेना शुरू किया, और एग्जैक्टली मैंने बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया कि मुझे स्ट्रेस मैनेज कैसे करना है। एंड कैन यू बिलीव इट, ये एपिसोड मुझे 3 टाइम्स हुआ। पहले लेफ्ट आई में, फिर राइट आई में, फिर लेफ्ट आई में,
और मैं बार-बार जाके उन्हीं डॉक्टर्स को दिखाती थी कि मुझे ये इतना सीवियर वो होता है। अब मुझे फ़ियर डेवलप हो गया कि अब दोबारा नहीं हो, क्योंकि ये इतनी एक्यूट कंडीशन थी। एनीवेज़ वो रिज़ॉल्व तो हो जाता था एक्यूट कंडीशन, लेकिन मेरी जो साइकोलॉजी थी, जो साइकी थी, वो चेंज होने लगी धीरे-धीरे। अब मुझे जो भी स्ट्रेसफुल इवेंट होता था उससे फ़ियर डेवलप होने लगा। बजाय इसके कि मैं उसको मैनेज करूं या उसको एड्रेस करूं, मैं उससे फियरफुल होने लगी। जब कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आती थी, मैं कोशिश करती थी स्ट्रेस नहीं हो, तो मैं लोगों से कन्फ्रंटेशन छोड़ दिया मैंने करना। फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में एंटर करने से पहले मुझे स्ट्रेस होने लगता था, मुझे एंग्जाइटी पैल्पिटेशंस होने लगते थे, मेरा हार्ट रेट जो है वो रेस करने लगता था, मुझे घबराहट, पैल्पिटेशन, स्वेटिंग, ट्रेमर्स तक होते थे मुझे जब भी मैं किसी ऐसी कंडीशन में या सिचुएशन में एंटर करूं। और धीरे धीरे करके बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो एक्सप्रेस कर लेते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इनड्रॉन हो जाते हैं। तो टेम्परामेंटली क्योंकि मैं इनड्रॉन पर्सन हूँ, तो मैं इनड्रॉन होते चली गई, यानी कि मैंने उस सिचुएशन से विड्रॉ करना शुरू कर दिया और अब मैंने उस सिचुएशन से फाइट ही करना छोड़ दिया। तो अब मैं किसी भी कॉन्फ्लिक्ट से इंगेज नहीं करती थी। जब कोई कॉन्फ्लिक्ट आए, जब कोई ऐसा आदमी या कोई भी पर्सन आए जो मुझे स्ट्रेस दे, मैंने उसको एक्सेप्टेंस मोड में लेना शुरू कर दिया। और ये होता है जब आप किसी भी स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजर रहे हो जो ऑन गोइंग हो, जो रिजॉल्व नहीं हो रहा हो। अगर आप टॉक्सिक लोगों के साथ हो, एब्यूजिव लोगों के साथ हो, तो आप ज़्यादा इसको समझेंगे जो मैं कह रही हूँ। तो क्या होता है कि आप जो है फिर धीरे धीरे करके गिव इन करना शुरू कर देते हैं एंड यू स्टार्ट एडजस्टिंग टू द आउटसाइड एनवायरनमेंट। एग्जैक्टली मैंने ये किया। इस प्रोसेस में मैंने हाईएस्ट डोज ऑफ स्टेरॉइड्स लेना शुरू कर दी। और जब मुझे कोई इन्फेक्शन होता तो वो कोई नॉर्मल डोज से ठीक नहीं होता, हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटीबायोटिक्स भी लेनी पड़ती थी मुझे। इन द प्रोसेस मेरी इम्यूनिटी और डाउन होते चली गई और अब मेरी डिजीज जो है वो फ्लेयर अप्स की तरह आने लगी, जहाँ पर मुझे बार बार फ्लेयर अप्स हों एवरी नाउ एंड देन। सो मुझे रफली एवरी 2 मंथ्स, एवरी 1 मंथ या 2 मंथ्स पे मुझे एक फ्लेयर अप होता था और मैं सस्टेन स्टेरॉइड्स लेने लगी एंड आई टुक स्टेरॉइड्स फॉर द एग्जैक्टली फॉर 10 years नॉन स्टॉप। जहाँ पर मेरा फेस इतना बड़ा हो गया, मेरे पेट में स्वेलिंग रहती थी हर वक्त, पानी क्योंकि वाटर एक्यूमुलेशन होता है, तो मेरा वेट गेन जो है वो 70 हो गया, जो कि नॉर्मली मेरा वेट जो है 55-58 रहता था, वो अब 70 पर है। तो अब मेरे नीज में पेन शुरू हो गया। अब मेरी बॉडी जो है वो टोटली एक इन्फ्लेम्ड बॉडी है, जिसमें कि कोई उसका इम्यून सिस्टम फंक्शनल नहीं है और माइंड भी मेरा क्योंकि ओवरड्राइव में रहता है, कॉन्स्टेंटली मैं स्ट्रेस और ऐसी चीज़ों को अवॉइड करती हूँ, कॉन्फ्लिक्ट्स को, तो हर वक्त ओवर थिंकिंग माइंड रहता है। तो मैं एक्चुअली अपनी स्टेट को समझ भी नहीं पा रही क्योंकि मेंटल क्लाउडिंग हो रही है, फॉगिंग हो रही है एक तरह की, और मैं उसको एड्रेस भी नहीं कर रही। अब आई एम नॉट श्योर आप लोग कितने लोग ऐसे होंगे जो मेरी इस फेस को से रिलेट कर पा रहे हो। कुछ भी अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर सुनिए। धीरे धीरे करके मेरा अल्सरेटिव कोलाइटिस जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा था और मुझे अब डिजीज़ से जो मेरा ट्रीटमेंट था उससे मुझे रेजिस्टेंस डेवलप होना शुरू हो गया। अब मेरी बीमारी भी कंट्रोल नहीं हो रही, फ्लेयर अप्स में मैं कॉन्स्टेंटली हूँ, स्टेरॉइड्स पे मैं मुस्तकिल हूँ, ट्रीटमेंट भी चल रहा है मेरा। एट द सेम टाइम अब मुझे एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वर्क नहीं कर रही, सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे आना पड़ रहा है। सेकेंड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे जब मैं आई तो उससे मुझे सडन साइड इफ़ेक्ट्स हुए टू द पॉइंट कि मुझे एक्यूट पैनक्रेटाइटिस हुआ। और क्योंकि अब मैं एक फॉरगेटफुल नेचर की पर्सन हो गई थी, जो मुझे अपने ऊपर ध्यान देना छोड़ दिया था मैंने, तो जब मैं इस चीज़ को भूल गई और फिर मैंने दोबारा से ट्रीटमेंट लिया और फिर मुझे पैनक्रेटाइटिस हुआ और अब जो पैनक्रेटाइटिस हुआ वो ऑलमोस्ट लाइफ थ्रेटनिंग पैनक्रेटाइटिस हुआ। खैर मैं अपने डॉक्टर्स को दिखाया, मैं फिर एडमिट हुई, मैंने उनको बताया मेरे साथ ये हो रहा है, तो उन्होंने कहा आपको एक्यूट पैनक्रेटाइटिस है, वी विल शिफ्ट यू टू द थर्ड लाइन ऑफ मेडिकेशन। इस तरह से मैं थर्ड लाइन ऑफ मेडिकेशन पे आई। थर्ड लाइन ऑफ मेडिकेशन ने थोड़ा वर्क किया, रफली 1.5 years। फिर उन्होंने कहा कि आपको अब कोई दवा सूट नहीं कर रही और हमारे पास आपका कोई इलाज नहीं है। तो मजबूरी में मैंने अपने आप को, मैं यूके गई कि मैं वहाँ के डॉक्टर से पूछती हूँ। उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप कहीं बाहर दिखा लीजिए क्योंकि हमारे पास तो ये ट्रीटमेंट्स है नहीं अब इसके लिए। अब क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे और मेरे लिए ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी था, मैंने सोचा कि मुझे तो इस चीज़ को ठीक करना है किसी भी तरह। तो फिर मैं यूके गई, लंदन में। वहाँ पर जाकर मैंने अपने डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा हमारे पास ये वाला ट्रीटमेंट है, 5th लाइन, उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सीधे जंप किया तो जो उन्होंने ट्रीटमेंट को एडवाइस किया।
उस ट्रीटमेंट ने मुझे रफली 6 इयर्स लीज ऑफ लाइफ दी। 2 इयर्स पहले मुझे फिर फ्लेयर अप हुआ और वो ट्रीटमेंट भी स्टॉप कर गया वर्क करना। 2 साल पहले मुझे एहसास हुआ कि समथिंग इज नॉट ओके विद मी एंड आई एम नॉट डूइंग थिंग्स राइट। नो, इट इज़ हाई टाइम आई वेक अप फ्रॉम माई प्रॉब्लम एंड ट्राई एंड डील विद इट ऑन माई ओन। 2 साल पहले मैंने स्ट्रेस मैनेजमेंट टूल्स सीखने शुरू किए, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से कैंसर के ऊपर पढ़ रही हूँ और जब मैंने कैंसर पे जर्नी ये स्टार्ट किया था उस वक्त स्ट्रेस और कैंसर के बीच की रिलेशनशिप नहीं डेवलप हुई थी। सब लोग ये कहते थे रिपोर्ट्स नहीं है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स नहीं है, कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है जो प्रूव कर सकें कि स्ट्रेस और कैंसर के बीच में कोई कोरिलेशन है। तो मैंने अब जब ये जर्नी स्टार्ट किया कैंसर प्रिवेंशन पे और मैं पढ़ रही थी और स्ट्रेस की जो है इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर में किसी लेडीज़ का एक ग्रुप था, उसमें देखा कि कैसे ब्रेस्ट कैंसर में जो स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरती हैं उनमें मेटास्टेसिस ज़्यादा देखा जाता है, डेथ्स ज़्यादा होती हैं उसमें, और अर्ली स्टेज पे भी कैंसर प्रेजेंट कर सकता है। उनका कैंसर एग्रेसिव बायोलॉजी के साथ आता है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत वाइडली स्टडीड कैंसर है। द मोस्ट वाइडली स्टडीड कैंसर इज इन फैक्ट ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर में जब विमेन में मैंने ये देखा कि ये बायोलॉजी को चेंज कर रहा है स्ट्रेस और कैंसर को प्रीडिस्पोज कर रहा है, तो व्हाट एम आई डूइंग रॉन्ग, मैं क्या गलत कर रही हूँ, क्योंकि मेरी भी तो बीमारी जो है वो उसमें उसका फ्यूचर जो है वो कैंसर है। अल्सरेटिव कोलाइटिस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर अनमैनेज्ड हो वो कैंसर में तब्दील हो जाता है, वो कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। रफली 10 इयर्स लगते हैं अगर अनमैनेज्ड अल्सरेटिव कोलाइटिस है आपका कैंसर में कन्वर्ट होने में। मैंने उस पॉइंट पे सोचा हाउ टू मैनेज माई स्ट्रेस, लेट मी गेट डाउन टू द बेसिक्स। ये हो कहाँ से रही है, बीमारी आ कहाँ से रही है। सबसे पहले मैंने, इत्तेफाक की बात है कि मेरे सामने ऐसी में एक दिन फ़ोन देख रही थी और मेरे सामने एक योगा चैलेंज आ गया। ये योगा चैलेंज सात्विक मूवमेंट की तरफ से था और मैंने सोचा द फर्स्ट थिंग आई कैन डू इज टू एम्बार्क ऑन दिस चैनल। उस वक्त उन्होंने कहा आपको सुबह 6 बजे उठना है और इस चैलेंज पर आना है। मैं हर रोज सुबह 5:50 पे उठ के चैलेंज को मैंने स्टार्ट करना शुरू किया। दिस सात्विक मूवमेंट चैलेंज, इट वाज ट्रांसफॉर्मेटिव फॉर मी। बिलीव मी बीइंग अ डॉक्टर, आई वाज नॉट नोइंग हाउ टू मैनेज स्ट्रेस एट ऑल up until 2 to 3 years. I wouldn't say 2 years, I think 3 years or 4 years. तो 3-4 साल पहले तक मुझे स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं आता था। ईयर 2022 में मैं सात्विक मूवमेंट के योगा चैलेंज पे मैंने एंटर किया, मैंने लॉग इन किया, ऑनलाइन में आई और मैंने योगा की फ़िलॉसफी समझी। योगा की फ़िलॉसफी समझते समझते मैंने योगा के आसन्स भी सीखने शुरू किए। उस वक्त मेरी बॉडी इतनी स्टिफ थी कि मुझसे कोई मूवमेंट ही नहीं होता था। आई वॉज इन्फ्लेम्ड, मेरी बॉडी इतनी रिजिड, इतनी इनफ्लेक्सिबल थी। धीरे धीरे करके मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ी, मेरे ब्रेन में कुछ ऐसे चेंजेस आने शुरू हो गए, क्योंकि उन्होंने मेडिटेशन भी सिखाया, उन्होंने ब्रीदिंग भी सिखाई, एंड वाइल डूइंग द आसन्स उन्होंने ब्रीदिंग सिखाई, हाउ टू कंट्रोल योर इनहेल्स एंड एक्सलेशंस, योर इनहेलेशंस एंड एक्सलेशंस। तो ये सब चीज़ें करने से मुझ में काफ़ी चेंज मुझे फील होने लगा एंड टू सम एक्सटेंट मुझे ऐसा लगा दैट आई एम फीलिंग गुड इन माई बॉडी। और ये फर्स्ट टाइम हुआ ओवर सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो मैंने इस चीज़ को फिर बार बार करना शुरू कर दिया। जब भी उनका योगा चैलेंज आता था, पहले उनका योगा चैलेंज एक बेसिक लेवल का था, फिर इसमें फिर एक इंटेंस लेवल का था, फिर एडवांस सीरीज थी। तो जो भी उनका चैलेंज जो वो रिलीज करते थे मैं उस पर एंटर कर जाती थी, सिंपली क्योंकि मुझे अपनी हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करना था। और अब इस स्टेज पर मुझे अच्छा लगने लगा। फर्स्ट टाइम मेरा ब्रेन जो है वो सॉर्टेड फील करने लगा, ओवर थिंकिंग मेरी स्टॉप होने लगी और मैं अपने थॉट से हटके कुछ और सोचने लगी कि मैं जो हूँ कैसे, मुझे एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आने लगी, बिलीव मी। और जबकि मेरा स्टेरॉइड्स भी चल रहे हैं और मेरी दवाएं भी चल रही हैं अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए। बिलीव मी, धीरे धीरे करके इट टुक अ वाइल, ऑलमोस्ट अबाउट 2 years, उसके बाद जाके मेरे स्टेरॉइड्स कम्प्लीटली ऑफ हुए हैं आफ्टर हैविंग गॉन थ्रू दोज योगा आसन्स, मेडिटेशन एंड डीप इनर वर्क। और उन्होंने ये भी बताया कैसे आप अपनी ट्रॉमा और सैडनेस को ख़त्म करें, कैसे आप किसी चीज़ से बाहर आए, किसी ट्रोमैटिक इवेंट से कैसे आप अपना मेंटल पैटर्न चेंज करें, कौन से बिहेवियर्स हैं आप अडॉप्ट करें जिससे आपके मेंटल पैटर्न्स चेंज हो जाएं। ये सब कुछ सीखने के बाद मैं आज स्टेरॉइड फ्री हूँ, अपनी मेडिकेशन पर स्टिक कर रही हूँ
मेरी मेडिकेशन अगर मैं डिले भी कर दूं तो मुझे कोई नुकसान नहीं होता। मेरी मेडिकेशन का टाइम जो है वो 2 मंथ्स है। रफली एक डोज में जैसे आज लेती हूँ तो 8 वीक्स के बाद मुझे